हम लोग चलते हैं अपने सेकंड असाइनमेंट के तरफ। MHI 02 मॉडर्न वर्ड है और इसमें टोटल आपको पता ही है कैसे आपको सॉल्व करना है कि सेक्शन ए से या 3 या 2 क्वेश्चन और सेम चीज सेक्शन बी से या 3 या 2 क्वेश्चन। मतलब अगर यहां से 3 किया है तो यहां से 2 करिएगा, यहां से 2 किया है तो फिर यहां से 3 करिएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इस वाले जो पूरे वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। आपको जो 3 या जो 2 चूज करने हैं वो चूज करके आप एग्जैक्टली भी कॉपी पेस्ट कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये असाइनमेंट उन बच्चों के लिए है जिनको 30 सितंबर तक अपना असाइनमेंट जमा करना है 2025 का। अभी 25-26 वाला सेशन, मतलब जो जुलाई के बच्चे हैं जिनको मार्च में जमा करना है वो असाइनमेंट अलग है, उसको अलग वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो एनलाइटमेंट से है, सेकंड क्वेश्चन स्टेट कितने टाइप के होते हैं, फिर ब्यूरोक्रेसी से एक क्वेश्चन है, उसके बाद नेशनलिज्म से एक क्वेश्चन है। ये सारे लॉन्ग आंसर हैं। यहाँ पर आपको 500 वर्ड्स में आंसर लिखने हैं और अगर आप यहाँ से कोई क्वेश्चन चूज कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ ले लीजिएगा। तो यहाँ पे 250 वर्ड में आपको आंसर लिखना है और कोई 2 आंसर लिखना है। तो यहाँ पर हम चारों पढ़ेंगे, मैं आपको चारों बता दूंगा, आप कोई भी 2 चूज कर लीजिएगा। मॉडर्नाइजेशन की बात कर लें, उसके अलावा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन या सेकुलर ओपनिंग जो रेनेसां का है, और कैपिटल एंटरप्रेन्योर। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए एक एक करके हर क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एनलाइटमेंट जो कि यूरोप में 17वीं 18वीं सदी में शुरू हुआ था, उसकी वजह से मानव और समाज इन दोनों में क्या परिवर्तन हुए और उसके क्या विचार थे। साथ ही 19वीं सदी में जो रोमांटिज्म की विचारधारा डेवलप हुई, इसने एनलाइटमेंट के विरुद्ध कौन से तर्क दिए थे। आपको भी पता है कि यूरोप मध्य युग में 3 भाग में डिवाइड था, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट। जहां पे क्लर्जी और नोबिलिटी को विशेषाधिकार मिले थे, वहीं पर समाज की सारी जिम्मेदारी थर्ड स्टेट के पास थी। यह टैक्स चुकाया करता था, काम किया करता था, स्लेव हुआ करता था। मध्य युग में सामंतवाद भी बहुत जोरों शोर से चल रहा था और सामंतवाद की वजह से एक दास प्रथा वहां पे चल रही थी, सर्फडम जिसे कहा जाता है। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि यूरोप में अचानक से वहां पे एक नया ग्रुप बना जिसने ट्रेडिंग शुरू करी। अच्छा, ट्रेडिंग के लिए ये अलग अलग देशों में गए, जैसे कि भारत की भारत के सी रूट की खोज करने निकला क्रिस्टोफर कोलंबस, वह गलती से चला गया अमेरिका। तो इस तरीके से यूरोपियंस को अमेरिका जाने का रास्ता मिल गया। बाद में 15वीं सदी के अंत में वास्को डी गामा, उसने भारत के लिए जाने वाला सी रूट डिस्कवर कर लिया। ऐसे में भारत से ट्रेडिंग शुरू हो गई और जब ट्रेडिंग शुरू होती है तो दुनिया के कई सारे लोगों के बीच में जो विचार डेवलप हुए हैं उनका आदान प्रदान होता है। इस वजह से आप देखेंगे 17वीं 18वीं सदी में यूरोप में धीमे धीमे वह विचार आने लगे और वहां पर एनलाइटमेंट हुआ, एक तरह का बौद्धिक आंदोलन हुआ। उसने वहां के समाज में सुधार किए और एक नई दिशा प्रदान करी उस समाज को। यहाँ पर तर्क, विज्ञान, मानव विवेक, इन सभी को महत्व दिया गया। इसी आंदोलन ने वहां पर आधुनिक लोकतंत्र, व्यक्तित्ववाद और वैज्ञानिक सोच की नींव रखी। लेकिन जब यह बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस का सोसाइटी को, तभी डेवलप हुआ एक नया आंदोलन, उसे कहा गया रोमांटिक आंदोलन, जिसने कहा कि जो एनलाइटमेंट है, जो प्रबोधन है, वो बहुत ज्यादा तर्क प्रधान है, बहुत मशीनरी है, यांत्रिक है, उसमें ह्यूमन इमोशंस के सेंस नहीं है। इसलिए हमें ह्यूमन इमोशंस को वहां पर ऐड करना है। इस वजह से इन्होंने बहुत मशीनी होने की वजह से एनलाइटमेंट का विरोध करना शुरू किया, उसके विरुद्ध तर्क दिए। पहले बात करते हैं कि प्रबोधन अर्थात एनलाइटमेंट के प्रमुख तर्क क्या थे। इन्होंने कहा कि जो समाज है वहां पे ट्रेडिशन को फॉलो करने की जगह की, ये ट्रेडिशन बना हुआ है उसी को फॉलो करते चलना है, उसकी जगह पर उन्होंने कहा कि हमें तर्क करने चाहिए कि आखिर यह कार्य क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। जॉन लॉक जैसे नए सिद्धांतवादी आ चुके थे, मॉन्टेस्क्यू, इन लोगों ने समाज को बदलने की व्यवस्था करी और एक नया विचार वहां पर दिया। अब इस तरीके से जो विचारक थे एनलाइटमेंट एज के, इन लोगों ने कहा कि मानव जीवन की जितनी समस्याएं हैं, अगर उनको सॉल्व करना है तो आपको अपने विवेक और वैज्ञानिक सोच यह लानी पड़ेगी। जब तक यह नहीं लाएंगे तब तक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है।
अंधविश्वास, परंपरा, धार्मिक रूढ़ियां, इन सब की वजह से समाज केवल पीछे जाना चाहिए। हमें हमेशा तर्क के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, मतलब तर्क को ही अपना स्टीयरिंग व्हील मानना चाहिए, उसी के आधार पर समाज का निर्माण होगा। इन लोगों ने इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में बहुत बातें करी कि कोई भी व्यक्ति बंधा नहीं है। एक तरीके से सामाजिक ताने बाने को स्वीकार करने से इन लोगों ने मना कर दिया था। तो जॉन लॉक हो गए, रोसो हो गए, इन लोगों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बहुत मांग करी। कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अधिकार, समानता मतलब लिबर्टी, इक्वलिटी, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को बहुत डेवलप किया और इसी वजह से लोकतंत्र और ह्यूमन राइट्स, इसकी जो आधुनिक अवधारणा आप देखते हैं वो डेवलप हुई थी। इन लोगों ने शिक्षा, विज्ञान और सामाजिक सुधारों के आधार पे समाज की प्रगति का रास्ता प्रशस्त किया और कहा कि समाज को अगर आगे बढ़ना है तो इन विचारों को स्वीकार करना पड़ेगा, इसके बिना संभव नहीं है। आप जब जॉन लॉक का लिबरलिज्म पढ़ेंगे ना, या रोसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, या उसके बाद मॉन्टेस्क्यू का स्पिरिट ऑफ लॉस पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे किस तरीके से यह समाज की दिशा को निर्धारित कर रहे हैं। इन लोगों ने कहा एक और कॉन्सेप्ट चाहिए, वो है सेक्युलरिज्म, अर्थात धर्म और राजनीति को अलग करना। यहां पे आपने देखा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि क्लेर्जी और नोबिलिटी, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, यह सब राजा को प्रभावित कर रहे हैं। मतलब जो क्लेर्जी है, जो चर्च है, जो प्रीस्ट हैं, वह किंग के फैसले को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और जब भी राजा धर्म के आधार पर अपनी सत्ता चलाएगा तो वहां पर सेक्युलर कॉन्सेप्ट नहीं होता, हमेशा सत्ता और जो चर्च है, इन दोनों के बीच में अलगाव होना चाहिए। मतलब जो धर्म है और जो राजनीति है, इनको अलग अलग होना चाहिए। इस तरीके से वोल्टायर की बात कर लें, गैलीलियो की बात कर लें, इन सब ने कॉन्सेप्ट दिया था और वह कॉन्सेप्ट कह रहा था कि हमें राजनीति और धर्म को अलग अलग करना चाहिए। पर गैलीलियो को इसके लिए बहुत उलाहनाएं सुननी पड़ी थी। आगे चल के जब जॉन लॉक ने कॉन्सेप्ट दिया कि हमें डिवाइन नेचर ऑफ किंग को साइड लाइन करना चाहिए, मतलब राजा वो भगवान के बराबर है, इस थॉट प्रोसेस को अलग करेंगे तब जाके हमें यह चीजें समझ में आएगी। और फ्रेंच रेवोल्यूशन इसका एक बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट बना था। इन लोगों ने कहा कि चर्च की प्रभुता नहीं होनी चाहिए, धर्म एक निजी क्षेत्र है, मतलब व्यक्तिवादी है। हमें यह देखना है कि धर्म कभी भी सरकार को इन्फ्लुएंस ना करे, इसलिए सरकार और धर्म को अलग होना चाहिए। और यहां से सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। यह भी एनलाइटमेंट की एक प्रमुख जीत मानी जाती है। इसके अलावा सोशल कॉन्ट्रैक्ट और गवर्नमेंट की जो सत्ता बने, जो शासन करे, वह सहमति के आधार पर बने, अर्थात लोग चुने अपने लोगों को। इस बात को रोसो और लॉक ने डिफाइन किया था। जहां पर रोसो ने कहा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल होना चाहिए। वहीं पर जॉन लॉक ने अपनी बुक में कहा था कि राजा को किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए, मतलब राजा मस्ट बी कंट्रोल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आया था और एब्सोल्यूट नेचर ऑफ किंग, इसको खत्म होना चाहिए और एक लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन अब आप चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यह जो एनलाइटमेंट है, यह बहुत मशीनी है। इसमें व्यक्ति के इमोशंस का ख्याल नहीं रखा गया है कि समाज एक इमोशन के थ्रू आगे बढ़े। तो इसलिए कहा गया कि आप तो बहुत मशीनी दुनिया बना रहे हो। हमें मशीनी दुनिया नहीं चाहिए, हमें अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, इन सब को साथ लेकर डेवलपमेंट करना चाहिए। तो यहीं से 18वीं और 19वीं सदी में क्या हुआ, एक नया आंदोलन शुरू हुआ और यह आंदोलन कहलाया रोमांटिक आंदोलन या रोमांटिज्म कहते हैं। इसमें जैसे आपने ग्रिम ब्रदर्स के बारे में पढ़ा होगा, ग्रिम ब्रदर्स ने क्या किया था कि वह उस समय प्रशिया हुआ करता था और जर्मन लैंग्वेज जहां लोग बोलते थे, ये लोग क्या करते थे, गांव गांव घूमकर कहानियां इकट्ठा किया करते थे और इन कहानियों को एक बुक के फॉर्म में पब्लिश किया। वो कहानी कही थी फोक टेल्स, बैलेड्स कहा जाता था। तो वो फोक टेल्स जनता के पास जाएगा, जनता क्या अपने रूट से जुड़ेगी उन कहानियों के माध्यम से। इन्होंने कहा कि हर समय तर्क के आधार पर जिंदगी नहीं चलती है, हमें मानवीय भावनाओं, कल्पना, इंट्यूशंस, इन सब को ध्यान में रखना चाहिए। इनकी अनदेखी करके आगे बढ़ोगे ना, सक्सेस नहीं मिलेगी। तो केवल तर्क के आधार पर एक तरफा जीवन आप नहीं बनाओ, यांत्रिक जीवन अर्थात मशीनी जीवन नहीं बनाओ। तो यह पहला इनका आलोचना होती थी। उसके अलावा रोमांटिक विचारकों ने यह भी कहा कि हमें प्रकृति और आध्यात्मिकता को भी महत्व देना चाहिए। केवल विज्ञान और प्रयोग के आधार पर जिंदगी चलाओ, कैसे चलेगी जिंदगी।
हमें यहाँ देखना चाहिए कि प्रकृति का जीवन सौंदर्य कैसा है, आध्यात्मिक विचार कैसे हैं। अगर आप केवल ये देखो कि तर्क देख रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में आप कभी भी नेचर को समझ नहीं पाओगे। एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द नेचर यू कैन नॉट लिव वेरी गुड लाइफ। आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि नेचर के साथ ही मनुष्य आगे बढ़ेगा। अब एक जो महत्वपूर्ण चीज थी वो थी क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी की। रोमांटिक विचारों का कहना है कि भाई हर एक व्यक्ति अद्वितीय है, उसके अपने तर्क होंगे, अपने विचार होंगे, अपनी कल्पनाएं होंगी। आप केवल एक नियम और शर्तों के आधार पर कि भैया यही शर्तें नियम होने चाहिए, उसके आधार पर उनको बांध नहीं सकते हो। कला, साहित्य, संगीत, भावनाएं, कल्पना, इन सब का महत्व होता है एक मानव जीवन में। और इतिहास और परंपरा का सम्मान करना चाहिए कि हमें उन्हें बाधा के तौर पर नहीं देखना चाहिए। हमें उन गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, उन विरासतों को आगे पास करना चाहिए। अदरवाइज तो हम एक तरीके से जड़ काट रहे हैं अपनी, और जड़ विहीन वृक्ष कब तक खड़ा रहेगा। दैट्स वाई लोगों ने कहा कि इतिहास और परंपरा को भी हमें बराबर महत्व देना चाहिए। और साथ ही समाज को यांत्रिक अर्थात मशीनी आधार पे मत देखो, यहाँ पे भावनाएं देखो, सांस्कृतिक मानवीय रिश्ते देखो, एक समाज का ताना बाना देखो। सिर्फ ऐसा नहीं कि नहीं 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 यही होता है, ऐसे ही करेंगे, ये तर्क है, ये विज्ञान है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे जिंदगी नहीं चलती है। हमें देखना है ह्यूमन का इमोशन, क्योंकि विदाउट इमोशन यू कैन नॉट बिल्ड सोसाइटी। यह बात वहां पर पूरे तरीके से रोमांटिक विचारक कहते थे। तो जहां पर एक तरफ एनलाइटमेंट विचारकों ने एक डेमोक्रेटिक, साइंटिफिक और एक लिबरल सोसाइटी की नींव रखी, वहीं पर इनका जो बहुत ज्यादा तर्क प्रधान होना, यांत्रिक दृष्टिकोण होना, यह वहां की भावनाओं को, संस्कृतियों को, आध्यात्मिक प्रत्ययों को अनदेखा कर रहा था। इसको संतुलित करने के लिए रोमांटिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये ऐसे आंसर लिखेंगे तो आपको बहुत बहुत बढ़िया नंबर मिल जाएगा। राज्य के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना करिए। याद रखिए कि मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है राज्य। बिना स्टेट के एक ह्यूमन लाइफ सही ट्रैक पे नहीं चल सकती, क्योंकि अगर आपको सिस्टम बनाना है, सुरक्षा प्रदान करनी है, न्याय व्यवस्था रखनी है, इन सब के लिए राज्य की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन राज्य बना कैसे, इसको लेके अलग अलग समाजशास्त्रियों के, अलग अलग विचारकों के विचार अलग हैं। तो ऐसे में ही हम लोग समझेंगे कि आखिर राज्य की उत्पत्ति के कितने विचार हैं, चिंतकों ने क्या क्या यहाँ पर बात कही है, और आधुनिक विचार में आप राज्य किसे कहेंगे, इसको भी अंत में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हम राज्य के विषय में देखें तो एक कोई भी मानव जीवन है, बिना राज्य के उसका अस्तित्व नहीं है। राज्य आपको व्यवस्था देता है, सुरक्षा देता है और न्याय प्रदान करता है। तो इस समाज में जो संगठन बन रहा है, उसके पीछे का जो मुख्य आधार है वह राज्य बन जाता है। तो राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप और उद्देश्य, इसको लेके बहुत सारे चिंतकों ने बहुत से विचार दिए हैं। अलग अलग सिद्धांत हमारे पास है, आइए उन सिद्धांतों को देखते हैं। एक सिद्धांत जो मध्य युग का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है वह है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। मतलब राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा से हुई है, ईश्वर ने चाहा तो राज्य बना, और इसलिए जो शासक है, जो राजा है, उसको कहा गया कि यह ईश्वर का प्रतिनिधि है। जैसे अकबर ने जिल्ले इलाही इस वर्ड का यूज किया था, मतलब द शैडो ऑफ गॉड। इसके अलावा जो यूरोप है, वहां पर भी किंग खुद को गॉड के इक्विवेलेंट ही मानता था। इसीलिए आपको याद होगा कि जिस समय जॉन लॉक ने अपनी बात कही थी, जॉन लॉक ने कहा था कि आई रिफ्यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन नेचर ऑफ किंग। राजा के ईश्वर होने का सिद्धांत मैं नहीं मानता। तो इसलिए शासक को इस सिद्धांत में ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि माना गया है, और जो वो कह रहा है वही होगा, उसकी बातों को चुनौती नहीं मिल सकती। इसीलिए इसके लिए एक वर्ड डेस्पोटिक भी यूज हुआ करता था, कि डेस्पोटिक रूल ना। तो मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं लंकेश, जब यह सिद्धांत हो तो उसे कहते हैं डिवाइन नेचर। मेनली मध्य युग में, चाहे आप एशिया की बात करें, चाहे यूरोप की बात करें, वहां पर आपको यही सिद्धांत दिखाई देगा, जहां पर राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि जो अशोक ने देव नाम प्रिय वर्ड यूज किया था, उसको भी आप जोड़ सकते हैं कि ये अर्ली नेचर है राज्य का, जहां पर किंग को गॉड के बराबर माना जा रहा है, लेकिन वहां पर रिप्रेजेंटेटिव ना मान के गॉड का प्रिय माना गया है, उसका प्यारा माना गया है। लेकिन जिल्ले इलाही का मतलब होता था कि वहां पर द शैडो ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर की छाया।
तो सीधे तौर पर यह तर्क और प्रमाण के अभाव में पैदा हुआ है और यह निरंकुश शासन अर्थात डेस्पोटिक नेचर को प्रमोट करता है। फिर आता है पैट्रियार्की थ्योरी कि राज्य का उद्भव परिवार से हुआ है। बिल्कुल इसको आप खारिज नहीं कर सकते हैं कि राज्य का उद्भव परिवार से ही हुआ है, लेकिन परिवारवादी व्यवस्था और जो राज्य का शासक है यह दो अलग चीजें हैं। नॉर्मली क्या होता था कि परिवार का मुखिया उसने निर्माण किया, लेकिन आगे चल के उसी परिवार के लोगों ने राज्य को नियंत्रित किया। जब आप इस अवधारणा को देखते हैं तो धीमे धीमे आपको समझ में आता है कि यह व्यक्तिवादी राज्य के सिद्धांत का समर्थन कर रहा है, जहां पर राजा का बेटा राजा बन रहा है। तो बिल्कुल बात सही है कि राज्य की उत्पत्ति परिवार से हुई है, कि जो राज्य का सबसे छोटी इकाई मानेंगे आप उसको क्या मानेंगे, परिवार ही मानेंगे। अगर हम लोग चलें किस चीज को लेकर, अपने वैदिक एज को ले, तो वैदिक एज में क्या होता था, सबसे नीचे कुल होता था, परिवार होता था, उसके ऊपर विश्व होता था, विश्व के ऊपर जन, जन के ऊपर जनपद और जनपद के ऊपर महाजनपद। यही तो बना। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई क्या है, वह छोटी इकाई बनती है आपकी परिवार या कुल। प्लेटो और अरस्तु ने भी परिवार को राज्य की इकाई माना है, लेकिन सिर्फ अपने परिवार की वृद्धि इससे काम नहीं होगा। आपको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सामाजिक इन कारणों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बिना इनको काउंट किए आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ परिवार ही राज्य निर्माण का महत्वपूर्ण कारण है। एक है बल थ्योरी अर्थात फोर्स थ्योरी, जहां पर जो पावरफुल है वो राज्य का निर्माण करेगा। देखिए बहुत से लोग इस बात को सत्य भी मानते हैं और बात सही भी है कि कई बार ऐसा हुआ है कि राज्य का निर्माण बलपूर्वक करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वह बलपूर्वक राज्य तभी तक चलेगा जब तक सत्ता पे बैठा व्यक्ति बलशाली है। जिस दिन वो बलशाली नहीं रहेगा, राज्य टूट जाएगा, राज्य खत्म हो जाएगा। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि शक्तिशाली लोगों ने दुर्बलों पर विजय प्राप्त करी, अपनी सत्ता स्थापित करी और राज्य की रचना करी। नीचे जैसे जर्मन चिंतकों ने इसका समर्थन किया है, लेकिन यह स्थायी सत्ता नहीं होती। जैसे हिटलर ने अपना एक यूटोपियन वर्ड बनाया था ना, नाजी जर्मनी, क्या वो चला? 7-8 साल में खत्म हो गया। ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो जार निकोलस सेकंड रशिया, वह भी खत्म हो गया जिस समय व्लादिमीर लेनिन ने क्रांति करी थी 1917 में। उसके बाद क्या हुआ जार निकोलस का, उसको अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। लुई 16वां, जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद लुई 16वें को राज्य छोड़ना पड़ा, अंत में उसका गिलोटिन हो जाता है, मार दिया जाता है उसको। मतलब जब तक राजा बलशाली है तब तक तो ठीक राज्य चलेगा, लेकिन जैसे राजा कमजोर होगा राज्य विघटित होगा। मतलब बलपूर्वक बनाया गया राज्य कभी भी आपका स्थायी नहीं रहेगा, वह अस्थायी रहेगा। इसलिए आपको नैतिकता, सहमति और सहयोग इनकी भी आवश्यकता पड़ती है एक राज्य के निर्माण के लिए। अगर हम बात करें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, तो हॉब्स, लॉक, रोशो ने तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम से बुक ही लिखी थी। इन लोगों ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि भाई मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता है, लेकिन उसको लगता है कि अकेले अकेले हम रहेंगे तो जिंदा ही रहेंगे, एक काम करते हैं संगठन बना लेते हैं, एक संधि कर लेते हैं। तो जब ऐसे ही शांति और सुरक्षा के लिए संधि होती है तो वहां से राज्य की स्थापना होती है और लोग अपनी स्वतंत्रता जो है एक शासक को सौंप देते हैं, वह शासक उनके बिहाफ में रूल करता है। जबकि जॉन लॉक ने कहा कि जो वहां पे शासक है वह लोगों के लिए काम करना शुरू करता है, उनके अधिकारों की रक्षा करता है। इसीलिए जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा है। वहीं पर रोसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा है कि जो सोवरेंटी है वो पीपल के पास रहेगी और लोकतंत्र, एक अर्ली लोकतंत्र का आपको आइडिया, क्योंकि इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल की बात भी की गई है कि वह चुनेगा अपने लोगों को। मतलब यहां से आधुनिक लोकतंत्र की नींव पड़ते आपको दिखाई देगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है एवोल्यूशन थ्योरी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि वैदिक एज याद करिए, जहां पर कुल या परिवार होता था, तो कुल या परिवार सबसे छोटी इकाई, इसके ऊपर विश्व होता था, विश्व के ऊपर जन होते थे, जन के ऊपर जनपद होते थे और जनपद के ऊपर महाजनपद होते थे और इस तरीके से वहां पर राज्य बने थे। तो यहीं पे यहां कहा गया कि आधुनिक दृष्टिकोण यही मानता है कि एक राज्य में परिवार, फिर कबीला, फिर जनपद, फिर राष्ट्र का निर्माण होता है। इसमें आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक इन सभी कारकों का योगदान होता है और यह बहुत व्यवहारिक है। लेकिन अगर हम लोग आज का सिद्धांत देखें कि आज राज्य किसे कहते हैं, तो राज्य के सिद्धांत में आज 4 प्रमुख बेसिक तत्व हैं। ये 4 बेसिक तत्व क्या हैं? इसमें कहते हैं पहली बात तो एक जमीन होनी चाहिए, लैंड होना चाहिए, वहां पर रहने वाले लोग, पीपल होने चाहिए, इन लोगों की चुनी हुई सरकार, ये सरकार कैसी होगी? चुनी हुई होगी और इस सरकार के पास होगी संप्रभुता।
ये चार चीज अगर है तो वह राज्य के रूप में माना जाएगा। तो समय के साथ हमने देखा कि दैवीय, पितृसत्तात्मक, बलपूर्वक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एवोल्यूशनरी थ्योरी, इन सब के आधार पर राज्य बना। लेकिन आप देखेंगे राज्य के निर्माण में यह चार प्रमुख चीजें हैं जिनकी वजह से कोई राज्य बनता है। बात करते हैं नौकरशाहीकरण या ब्यूरोक्रेटाइजेशन की। 19वीं 20वीं सदी में राज्य कैसे नौकरशाही की वजह से आगे बढ़े। एक चीज आपको यहां ध्यान रखनी पड़ेगी कि नौकरशाही यह तभी आगे बढ़ेगी जब राज्य के पास सरप्लस होगा। जब तक राज्य कबीला नेचर का होगा, मतलब वो जब तक नोमैड्स होंगे या कबीले नेचर के होंगे, तब तक उनके पास सरप्लस नहीं होगा। और जब सरप्लस नहीं होगा तो वो किसी को पेमेंट कैसे करेंगे, मतलब ब्यूरोक्रेसी तब तक नहीं आ सकती जब तक राज्य सरप्लस नहीं कर रहा है, मतलब पैदावार नहीं बढ़ा रहा है। और जैसे ही पैदावार बढ़ेगा वैसे ही यहां पर आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत होगी। हड़प्पा काल में आपको ब्यूरोक्रेसी दिखाई देगी, लेकिन हड़प्पा के बाद का जो फेज है टिल महाजनपद, तब तक आपको ब्यूरोक्रेसी नहीं दिखाई देगी। सेम चीज यूरोप में हुआ। सामंतवाद के आगमन के बाद से धीमे धीमे ब्यूरोक्रेसी बढ़नी शुरू हुई थी, लेकिन जब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी में बेतहाशा वृद्धि हुई और आज तो ब्यूरोक्रेसी बहुत आगे जा चुकी है। नॉर्मली राज्य को चलाने के लिए प्रशासन की एक प्रक्रिया या उसकी प्रणाली जो है उसी को हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी राज्य की प्रशासनिक प्रणाली है जहां पर वह निर्णय लेता है और उस निर्णय का क्रियान्वयन करता है। इसमें प्रशिक्षित लोग होते हैं, स्थायी होते हैं और नियमबद्ध तरीके से काम करते हैं। यह काम अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। तो बेसिकली नौकरशाहीकरण का मतलब ये होता है कि एक राज्य और समाज, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तैयार किया जाए जो धीमे धीमे अपने क्षेत्र को बढ़ाएगा, विस्तृत होगा और सुदृढ़ या मजबूत होगा। यह राज्य की नीतियों को, कानून व्यवस्था को और कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करेगा। आज के समय में आप देखेंगे कि नौकरशाही बहुत तेजी से बढ़ी है, इसीलिए जो मॉडर्न स्टेट है वहां पे इनके रोल को आप नकार नहीं सकते। अगर हम परिभाषा की बात करें तो मैक्स वेबर ने इसकी परिभाषा दी थी कि बेसिकली राज्य क्या होता है, वह अपने आप को अलग अलग हायरार्की में, पदानुक्रम में बांटता है और हर एक पद पर बैठने वाला व्यक्ति एक नियम और शर्त के आधार पर अपनी दक्षता को प्रदर्शित करता है और उस दक्षता के अनुसार काम करता है। जब यह स्थिति बनेगी तो इसे आप कहेंगे नौकरशाही, अर्थात यह एक तरह का ढांचा है जहां पर हायरार्की होती है, हर हायरार्की बैठा व्यक्ति नियम एवं शर्तों और क्षमता के अनुसार, दक्षता के अनुसार काम करता है। इस पूरी व्यवस्था को आप कहेंगे ब्यूरोक्रेटाइजेशन। तो यह कानूनों और नियमों के आधार पर होता है, हायरार्की में व्यवस्थित होता है और विशेषज्ञों द्वारा संचालित होता है। तो नियमबद्धता, पदानुक्रम, कार्य विभाजन, योग्यता आधारित भर्ती और पेशेवर दक्षता, इनके आधार पर यह काम करता है। अगर हम 19वीं और 20वीं शताब्दी में देखें कि कैसे राज्य और उसका नौकरशाहीकरण किस तरीके से हो रहा है, तो पहले समझना पड़ेगा औद्योगिक क्रांति। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो सीधे तौर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। अब आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो भैया आपको यहाँ पर जो श्रमिक आपके यहाँ उद्योग में काम कर रहे हैं उनके लिए तो आपको अधिकार देना पड़ेगा, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, उनके नियम लाने पड़ेंगे, उस नियम को देखने वाला चाहिए होगा। तो ऐसे में राज्य में जो श्रमिक आए तो उनके अधिकार, उनकी व्यवस्था या जो उनके नियम थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी प्रबंधन, इनके नए विभाग बनाने पड़े और वह विभाग चलाने के लिए व्यक्तियों को अपॉइंट किया गया। इसी को कहा गया ब्यूरोक्रेटाइजेशन। राष्ट्र राज्य का उदय, पिछले वीडियो में हम लोग ने बात की थी कैसे स्टेट बने। लेकिन जब नेशन स्टेट का डेवलपमेंट हुआ यूरोप में आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब 18वीं 19वीं शताब्दी में, तो वहां पर कर वसूली के लिए, सेना प्रबंधन के लिए, कानून व्यवस्था के लिए एक संगठित नौकरशाही की आवश्यकता हुई। ऐसे में प्रशिया, मतलब जिसे आज का जर्मनी कहते हैं, फ्रांस, यहां पर आपको दिखाई देगा ब्यूरोक्रेटों का ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ स्टेट। फिर औपनिवेश शासन आए, जैसे फ्रांस ने इंडो चाइना को अपने नियंत्रण में लिया, पुर्तगाल, फिर डच, उसके बाद ब्रिटिशर्स, इन लोगों ने एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के अलग अलग देशों को अपने कंट्रोल में लिया और वहां पे औपनिवेशिक व्यवस्था शुरू करी। मतलब वो रहते कहीं थे, उनका नियम कहीं और चल रहा था। ये अपने नियमों के आधार पर इस देश को चला रहे थे और इस देश को चलाने के लिए भाई यहां से नियम चलाना है, इस देश पर चलाना है, तो आपको एक व्यक्ति चाहिए ना जो आपके यहाँ के नियम यहाँ लागू करवाएगा।
तो ऐसे में एक विशाल प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया गया। इसके तहत जैसे इंडिया में भारत के लिए आईसीएस शुरू किया गया, जिसने भारत में ब्यूरोक्रेटाइजेशन के एक सिस्टम को बना दिया। लेकिन जो औपनिवेशिक शासन था उसमें नौकरशाही का मुख्य कार्य होता था शोषण करना। अब लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया देखिए क्या क्या यहाँ पर अंग्रेजों ने लूटा ही तो। लेकिन हाँ, इसने एक आधुनिक प्रशासन की नींव रखी कि जब देश आजाद हुए उन्होंने उसी व्यवस्था को कंटिन्यू किया। फिर 20वीं सदी में जब देश आजाद होना शुरू हुए, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तो पुलिस स्टेट का सिस्टम जो है वो खत्म हो गया। मतलब अब राजा नियंत्रित नहीं करेगा। कहने का मतलब अब एक नया स्टेट बनेगा जो कि वेलफेयर के नाम पर होगा, जहां पे लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो वेलफेयर सिस्टम है, सामाजिक सुरक्षा है, इनको लागू करने के लिए एक विशाल नौकरशाही चाहिए थी। तो ये चीजें सरकारों ने शुरू करी और नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप, लेकिन यह हस्तक्षेप सकारात्मक था, उस तरीके से यहाँ पर शुरू किया गया। फिर 20वीं सदी में फिर जो बवेरियन मॉडल आया, वहां पर यह कहा गया कि हम परीक्षा लेंगे, मतलब प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, संस्था प्रशिक्षण देगी और पेशेवर योग्यता को चेक किया जाएगा, तब जाकर एक अच्छी ब्यूरोक्रेसी का निर्माण होगा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी आने की वजह से दक्षता तो बढ़ी, लेकिन रेड टेपिज्म अर्थात लाल फीताशाही कि जो ब्यूरोक्रेट है वो ये सोचता है कि मैं ही तो देश चला रहा हूँ, इस चक्कर में जनता से दूरी देखी गई और वेलफेयर स्टेट के नाम पे पुलिस स्टेट तो खत्म हुआ, लेकिन रेड टेपिज्म शुरू हो गया। लाल फीताशाही का सबसे खतरनाक एग्जाम्पल है भारत 1991, जब रिफॉर्म किया गया था। इसके पीछे कहानी यही था कि सरकार निर्धारित करती थी कि आखिर सामान कितना बनना है। तो इस समय चूंकि भारत ने अपनी इकोनॉमी को एक तरीके से केवल इंटरनल इकोनॉमी चल रही थी, हमें दुनिया से बहुत मतलब नहीं था, लेकिन लाल फीताशाही ने इतना कंट्रोल किया कि इंडिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गई। दैट्स वाई क्या हुआ कि इसके बाद 1991 में रिफॉर्म किया गया। रिफॉर्म का मुख्य उद्देश्य यही था कि कैसे भी करके भारत की अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाया जाए। और जब ये रिफॉर्म हुआ तो जो भारत की रेड टेपिज्म की दिक्कतें थी ना, वो काफी हद तक कंट्रोल हुई। लेकिन अभी भी आप देखेंगे रेड टेपिज्म का बहुत बड़ा इशू आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा इशू होता है रेड टेपिज्म का, कि एक तरीके से अमानवीय तरीके से काम करता है। और इस वजह से मार्क्स विचारकों ने ये कहा कि यह एक नया तंत्र बना है, जो सामंतवाद का नया रूप यहाँ दिखाई दे रहा है और ये शासक वर्ग का एक तरह से समर्थन कर रहा है। समाजशास्त्रियों ने इसके अमानवीय और मशीनरी होने की बहुत आलोचना करी है। तो सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि 19वीं-20वीं शताब्दी में नौकरशाही का जो उदय हुआ वह औद्योगिक क्रांति, राष्ट्र राज्य, उपनिवेशवाद और वेलफेयर स्टेट के नाम पे शुरू हुआ। इसको संगठित किया गया, नियमबद्ध बनाया गया, पेशेवर बनाया गया। लेकिन जो इसमें लोग आए, उन लोगों ने अपने कठोर व्यवहार, अमानवीय चरित्र और शोषणकारी पहलुओं की वजह से बहुत आलोचना भी झेली है। लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर नौकरशाही को सही तरीके से नियंत्रित किया जाए तो हम लोग एक अच्छे स्टेट की स्थापना कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कृषि आधारित समाज जब औद्योगिक समाज में परिवर्तित हुआ तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद के उदय के लिए कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। अब आप ये समझिए कि जो मध्य युगीन यूरोप हुआ करता था, वहां पे एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी होती थी। इस सोसाइटी का कंट्रोल होता था फ्यूडल्स के पास, और ये जो प्रोसेस है इसे बोलते थे फ्यूडलिज्म, जहां पर लैंड ग्रांट सिस्टम होता था। लैंड ग्रांट सिस्टम ये हुआ करता था। इन फ्यूडल्स के कंट्रोल में दास होते थे, जिनको सर्फ्स कहा जाता था, एग्रीकल्चर स्लेव्स। और ये सर्फ्स जिस तरीके से काम करते, इस दास प्रथा को बोलते थे सर्फडम। इन फ्यूडल्स के पास अपना एक लैंड हुआ करता था, ऐसे यहां पर इनका घर होता था, इसको मैनर बोलते थे। इसी के आसपास इनकी जमीन हुआ करती थी। यहाँ पर कॉटेज, जहां पर सर्फ्स रहते थे, और यहाँ पर इरिगेशन का पूरा मेथड होता था। और ये जो पूरा सिस्टम है इसको बोलते थे मैनर सिस्टम। ये जो पूरी लैंड है, ये लैंड इन फ्यूडल्स को ग्रांट किया है किसने? किंग ने, वहां के राजा ने। और ये लोग इसी सर्फ्स का यूज करते थे एज एन आर्मी। जब भी वॉर होता था तो ये इनको यूज करते थे और किंग को सपोर्ट करते थे। लेकिन जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आया, क्या आया परिवर्तन? पहला तो रेनेसां हुआ। रेनेसां के अलावा नई इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्रियल एज की शुरुआत है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ।
और जो सर्फ्स हैं, इन सर्फ्स के लाइफ में भी परिवर्तन आया, क्योंकि इंडस्ट्री की वजह से ये लोग लेबर बनना शुरू किए। अब चूंकि जब ये लोग सर्फ्स थे उस समय इनके पास किसी भी तरह के अधिकार नहीं थे, राइट्स नहीं थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रेनेसां, इसके बाद जो लिबरलिज्म डेवलप हुआ, उस लिबरलिज्म की वजह से इन सर्व्स के राइट्स की डिमांड शुरू हुई और समाज में आपको परिवर्तन होता दिखाई दिया। अब ये जब परिवर्तन होगा, ये एक तरह की अवधारणा पैदा करेगा और वह अवधारणा कहलाएगी राष्ट्र की अवधारणा। अगर मैं आपको राष्ट्र की अवधारणा बताऊं, तो राष्ट्र या जिसको नेशन कहते हैं आप, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि किसी तरह के कॉमननेस की वजह से जनरेट होता है। कॉमननेस होगा। कॉमननेस क्या क्या हो सकता है? क्या क्या चीजें कॉमन होंगी? उसमें लैंग्वेज हो सकता है, कल्चर हो सकता है, एथनिसिटी हो सकती है। निर्जातियां इसको बोलते हैं, एथनिसिटी, मतलब एक जैसे सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग। इन सब कॉमन थॉट्स की वजह से एक तरह की फीलिंग जनरेट होगी और वह फीलिंग आपसी जुड़ाव को समर्थन करेगी। तो लैंग्वेज, कल्चर, एथनिसिटी, इसकी वजह से जो कॉमन फीलिंग वहां जनरेट हुई, उसकी वजह से उदय होता है राष्ट्र का। और जब इस राष्ट्र की मांग शुरू हुई और इस राष्ट्र की मांग के साथ सब अपने लिए राइट्स की बात कहने लगे, तो वहां से जो कॉन्सेप्ट आया उसे कहा गया राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म। और ये समझिए कि 17वीं शताब्दी के बाद से यह यूरोप में आपको लगातार देखा गया। आप फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, इन सब जगहों पे आप राष्ट्रवाद का उदय देखेंगे। और यह शुरुआत करता है फ्रांस 1789 में, जब वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है। तो जान लेते हैं आंसर क्या होगा यहां पर, कि 18वीं 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो समाज की संरचना में परिवर्तन हुआ, उत्पादन पद्धति चेंज हुई, मतलब प्रोडक्शन चेंज हुआ, और उस वजह से सामाजिक संबंध में परिवर्तन देखने को मिला। अब जो कृषि प्रधान समाज है वो कैसा था? सामंती समाज, जो मैंने यहाँ बताया आपको, फ्यूडल सोसाइटी। वह समाज उद्योग प्रधान समाज की आधुनिकता से, क्योंकि उसमें राइट्स की डिमांड कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं, उससे अपने आप को मैच नहीं करवा पाया। क्योंकि सामंती प्रथा में दासवाद जो सिस्टम है या दास प्रथा जो है, वो दासों को अधिकार देने की बात नहीं करती। जबकि हम बात करते हैं उद्योग प्रधान समाज में, वहां पर क्या होता है कि हम राइट्स की बात करते हैं। कौन कौन राइट? सोशल, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये सारे राइट्स मिलने लगे। दैट्स वाई यहां पर क्या हुआ कि इस समाज से यह समाज कभी भी मैचअप नहीं कर पाया, कि ये कभी भी राइट्स अर्थात अधिकार की बात नहीं करते थे। तो इस वजह से राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना भी आई। सीधी बात है, पैसा आएगा तो विचारशील दुनिया हो जाती है। और यह जो सांस्कृतिक चेतना है, राजनीतिक चेतना है, इसने राष्ट्र और राष्ट्रवाद का उदय वहां पर किया। अब आप देखेंगे कि कृषि समाज से कैसे औद्योगिक समाज की ओर रूपांतरण हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फ्यूडल सोसाइटी है वो ग्रामीण और कृषि आधारित होती थी। सत्ता जो है वो विकेंद्रित थी, क्योंकि मैं बताया आपको कि किंग जो है वो लैंड ग्रांट कर रहा है फ्यूडल्स को। अब किंग का ये पूरा एरिया है, उसने क्या किया, अपने जो बहुत विश्वास पात्र थे उनको, ये किंग हो गया, उसने अपने विश्वास पात्र को ऐसे लैंड ग्रांट कर दी। तो इसका मतलब कई सारे यहाँ पर क्या होंगे, राजा, राजा के साथ रहने वाले सामंत होंगे, जिनके पास अपना अधिकार होगा और यह राजा को सहयोग करेंगे। और जब राजा कमजोर होगा तो यह सामंत अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो सीधे तौर पर क्या है कि यहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्थानीय सरदार और सामंत के पास भी शक्तियां हुआ करती थी। संचार और परिवहन का अभाव हुआ करता था। भाई ये दूसरे से बात नहीं करते थे बहुत ज्यादा। इस वजह से कई बार देखा गया है कि एक सामंत और दूसरे सामंत के ऊपर जब अटैक हो रहा है तो कोई मदद करने को नहीं आ रहा है। औद्योगिक समाज का उदय कब हुआ? तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में, जिस समय जेम्स वॉट ने रिचर्ड ऑकराइट के सिस्टम को ठीक करके स्टीम इंजन बनाया, वहां से लगातार इंडस्ट्री डेवलप होती चली गई और कॉटन मिल की शुरुआत हुई। अब ये जो मैनचेस्टर में कॉटन मिल बनी, उसकी वजह से धीमे धीमे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलने लगा। फिर शहर बनने शुरू हुए, कारखाने उभरे और जनसंख्या जो भी तक ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही थी वो शहरी क्षेत्रों की आना शुरू हो गई। तो एक नया वर्ग बना, श्रमिक वर्ग। और याद रखिए, जो
इंडस्ट्रियलिस्ट है और जो लेबर है इनको मैनेज करने के लिए एक और वर्ग बना, इसे कहा गया मध्यम वर्ग। और आगे चल के मार्क्स इनको बोर्गोजीज का नाम दिया, बुर्जुआ कहते हैं इनको हिंदी में। एक नया सामाजिक वर्ग अस्तित्व आया जो इंडस्ट्रीज के लिए काम करके इनको कंट्रोल करता था, मध्यम वर्ग इसी को कहा गया। तो अब इसकी वजह से समाज में, अब भाई ये जो मध्यम वर्ग है ये धीमे धीमे अधिकारों की बात करेगा, ये राजतंत्र का अपोज करेगा, या राजतंत्र अगर चाहेगा भी तो वो राजतंत्र सीधे तौर पर क्या होना चाहिए, संविधान के अंदर होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, इन सब जगहों पे लिबरल मूवमेंट देखने को मिलेगा। 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला जो पूरा इशू है वो यही है, और 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके पीछे की भी कहानी यही है। और यहाँ पर ये फ्रेडरिक सॉरियो की इमेज आप देख रहे हैं जो कि 1848 में उन्होंने पेंट की थी। यह भी आपको लिबरल सोसाइटी की ओर बता रहा है, क्योंकि ये लिबर्टी का सिंबल है, और लिबर्टी का मतलब होता है जहां पे काम करने की आजादी होती है। और ये सभी देश धीमे धीमे करके लिबर्टी के सिंबल की ओर बढ़ रहे हैं। फ्रांस, यूएसए, स्विट्जरलैंड पार कर चुके हैं। जर्मनी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हुआ था, लेकिन उसके बाद जब वहां पे दोबारा से रेवोल्यूशन हुआ 1871 में, वहां पे ऑटोमन बिस्मार्क आया, उसने वहां पर डेवलपमेंट किया और जर्मनी का एकीकरण किया। इसके पीछे आपको इटली दिखाई दे रहा है और उसके पीछे पोलैंड और बाकी देश फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सैटर्ड सिंबल ऑफ क्राउन है, जिसका मतलब होता है कि राजतंत्र का अंत होना शुरू हो चुका है, और इनको ब्लेस कर रहे हैं जीजस और उनके साथ जो एंजल्स हैं। तो ये एक तरीके से लिबरलिज्म या नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है। इसके अलावा आर्थिक एकीकरण हुआ। अब भाई आपको सामान बेचना है, आप देख रहे थे सामंतवादी सिस्टम में क्या है, सब अलग अलग है, लेकिन जब शहर बनने लगे तो इनके बीच में रिलेशंस बनने डेवलप हुए। तो आर्थिक एकीकरण, जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे 1830 में जोल्वरिन नाम का एक संघ बना था। जोल्वरिन नाम का एक संघ बना था, ये जर्मन संघ था जो कि 32 करेंसियों को बंद करके उसकी जगह पे केवल 2 करेंसी चलाया था, जिसकी वजह से ट्रेड अचानक से बढ़ने लगा था। और कमोबेश यही काम जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने भी किया था। उसने गिल्ड सिस्टम को खत्म कर दिया था। गिल्ड मतलब एक तरह की मोनोपोली ट्रेड पर, उन्होंने इसको खत्म करके सबको काम करने की आजादी दे दी थी। साथ ही साथ रोड, रेलवेज और सड़कें ये बननी शुरू हो चुकी थी। डाक टेलीग्राफ, मुद्रण, इनका विकास हुआ तो लोग जुड़ना शुरू हो गए, पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदय वहां पर देखने को मिलता है, और एक सामूहिक चेतना का विकास हुआ जो देश के बारे में बात कर रही है, ना कि इंडिविजुअलिटी के बारे में बात कर रही है। तो सामाजिक गतिशीलता आई, सामंती बंधन टूटे, नई आर्थिक भूमिकाएं मिली, नए प्रोफेशन शुरू हुए, लॉयर, उसके अलावा टीचर, इस तरह के नए सिस्टम वहां पे या नए प्रोफेशन शुरू हो गए थे, और इन प्रोफेशंस ने वहां पे नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप किया था। श्रमिक वर्ग धीमे धीमे अपने अधिकारों के लिए आने लगे, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पे यूनियंस बनने शुरू हुए। सेम चीज मध्यम वर्ग ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करी। आपको पता ही है कि जब 1791 में रेवोल्यूशन समाप्त होता है तो वहां पे किंग की सत्ता चली जाती है किसके पास, लिबरल्स के पास चली जाती है। एक्टिव मेंबर्स उसको रूल करते हैं वहां पर, तो वो एक नया दौर शुरू होता है। तो नागरिक समानता और साझेदारी अधिकारों की बात यहाँ पे शुरू हुई। आपको ये पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का आधार ही था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसकी बात वहां पे शुरू हुई थी। शहरीकरण और शिक्षा शुरू हुई, लोग अलग अलग क्षेत्रों से आके जुड़े हुए, जिससे कि साझा भाषा, संस्कृति और नए नए राजनीतिक विचारों का प्रसार भी शुरू हो गया। प्रिंट कल्चर की वजह से भी चीजें शुरू हुई, लोग पढ़ना शुरू कर दिए, पेनी बुक आ चुकी थी, यह सब चीजें भी उनको यहाँ पे सपोर्ट करना शुरू कर चुके थे। राष्ट्रीय साहित्य, अखबार, सार्वजनिक विमर्श, इन सबको जन्म हुआ था, और इस वजह से एक नेशनल आइडेंटिटी का वहां पे विकास होना शुरू हुआ। केंद्रीकरण शुरू हुआ, जब औद्योगिक समाज बना तो यहाँ पे कुशल प्रशासन की बात हुई, कानून व्यवस्था की बात हुई, राष्ट्रीय मुद्रा, उसी के बाद लोगों ने अपनी करेंसी बनाना शुरू कर दिया। और यह सब चीजें भी नेशनलिज्म के प्रमोशन के लिए बहुत रिक्वायर्ड थी। एक केंद्रीकृत राज्य के निर्माण की नींव पड़नी शुरू हुई, और इस केंद्रीकृत राज्य के निर्माण ने दुनिया में एक नया सिस्टम शुरू किया, और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, यूरोप से होती है। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति, साथ ही साथ जर्मनी में जो चेंजेस हुए, इटली में चेंजेस हुए, यूके में चेंजेस हुए, इसने लोकतांत्रिक विचार और औद्योगिक समाज के वजह से अपना जो बेस है वो प्राप्त किया था। और यह सभी चीजें आपको पूरे यूरोप में देखने को मिल रही थी। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि फ्रांसीसी क्रांति का यही मुख्य उद्देश्य था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो औद्योगिक समाज ने उपनिवेशों की भी नींव रखी,
क्योंकि जैसे यूके हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इन लोगों ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया, इनको अपना उपनिवेश बनाया। वहां पर इस उपनिवेश के खिलाफ भी राष्ट्रवाद का उदय देखने को मिलता है, जैसे कि इंडिया में, इंडो चाइना में, इन सब जगहों पे फ्रीडम मूवमेंट शुरू हो चुके थे। तो सीधे तौर पर कृषि प्रधान या स्थानीय सामंती समाज जो है, जब वो औद्योगिक समाज के साथ अपना चेंजेस देखता है, तो वहां पे हमको नेशनलिज्म और नेशन की फीलिंग आते दिखाई देती है। तो उद्योग ने समाज में आधुनिक राष्ट्र और राष्ट्रवाद की भावना को प्रज्वलित किया था। इस क्वेश्चन में मॉडर्नाइजेशन और उस वजह से जो मास सोसाइटी बनी है, उसकी समस्याएं क्या हैं? देखिए, आधुनिकीकरण ने समाज को एक नई दिशा तो दी, लेकिन इसकी वजह से एक मास सोसाइटी की प्रॉब्लम शुरू हुई। एक ऐसा समाज जहां पे सिर्फ दिखता है कि सब एक साथ हैं, पर रियलिटी में एक साथ कोई नहीं है। अकेलेपन का शिकार आपको वहां पे लोग दिखाई दे जाएंगे। जिस समय किसी समाज में लोग एक साथ तो दिखें, पर उनके कोई व्यक्तिगत विचार ना हो, स्वतंत्रता का अनुभव ना हो, वो अपने आप में अकेलापन महसूस करें, तो इस समाज को कहते हैं मास सोसाइटी। नॉर्मली क्या होता है, आज के समय में आप देखेंगे कि जो शहर बसे हुए हैं, वो सभी शहर इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। जापान में मास सोसाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है इस समय। वहां पे लोग साथ तो हैं, पर अकेलेपन का शिकार उनको रहता है हमेशा। एक्चुअली जब फ्यूडल समाज से मतलब जो मध्ययुगीन यूरोप था, वहां से समाज धीमे धीमे परिवर्तित होने लगा बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो समाज ने अपने पारिवारिक मूल्यों, उन संस्थाओं को, संरचनाओं को एक तरीके से पीछे छोड़ा और साइंस, टेक्नोलॉजी, एक तरह का लॉजिकल थॉट और जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं, उनको अपने लिए अपनाया और उसके आधार पे अपनी जिंदगी की शुरुआत करी। तो यह मॉडर्नाइजेशन की प्रोसेस हुई। लेकिन औद्योगिक क्रांति की वजह से समाज में यह दिखाई दिया कि लोग इकट्ठा तो हो गए, लेकिन उन लोगों के अंदर एक तरह का भय, अकेलापन, ये सब चीजें वहां पर देखने को मिल जाती हैं। तो आधुनिकीकरण जो है, मॉडर्नाइजेशन, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज पारंपरिक मूल्यों, संस्थाओं, संरचनाओं से तो आगे बढ़ जाता है और अपनाता है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तर्क और आधुनिक संस्था को। ये औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पश्चिमी समाजों के डेवलपमेंट के लिए लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी से शुरू होता है और फिर दुनिया के बाकी हिस्सों में फैलना शुरू होता है। मॉडर्नाइजेशन ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या फिर जो सामाजिक गतिशीलता है, सोशल वेलबीइंग और सोशल फ्लो को जन्म दिया, लेकिन एक मास सोसाइटी की प्रॉब्लम वहां पर दिखाई देती है। अगर हम आधुनिकीकरण की विशेषताओं की बात करें, तो सबसे पहला चीज है वो है औद्योगिकरण। एक तरीके से मानिए प्रोडक्शन। अब चूंकि मशीनों, कारखानों की वजह से ज्यादा सामान बिकने लगे, ज्यादा लोग लेबर के फॉर्म में आने लगे, लोगों के हाथ में पैसा आया और इस तरीके से समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन देखने को मिला। लोग अब पैसा खर्च करने लगे और यह जो प्रक्रिया है, इसने औद्योगिकीकरण अर्थात इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत करी। अब जब इंडस्ट्री बनेगी, यहाँ पे इंडस्ट्री बनी, इसके आसपास लेबर कॉटेज बनेंगे, इन लेबर कॉटेज के सामानों की पूर्ति के लिए मार्केट बनेंगे, इन मार्केट के लोगों के लिए रहने के लिए कॉटेज बनेंगे। तो एक तरीके से उद्योगों ने नए शहर का विकास दिया। तो ग्रामीण आबादी अचानक से बड़े पैमाने में शहर की ओर गई, या जहां पे इंडस्ट्री बनी वहां पे नए शहरों का विकास दिखाई दिया। अब बताइए, यहां पर लोग रह रहे हैं, यहां पर लोग रह रहे हैं, तो इनके रहने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी स्कूल की, हॉस्पिटल्स की, इसके अलावा रोड्स की। तो आप देख रहे हैं कि समाज में शिक्षा और संचार का प्रसार होगा। प्रिंटिंग कल्चर, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स ये बनने शुरू हो जाएंगे और इन सब चीजों ने एक आधुनिक विचार को फैलाया वहां पर। अब जो लोग यहाँ रहेंगे वो डिमांड करेंगे अपने राइट्स की। तो ऐसे में पॉलिटिकल राइट की बात शुरू होगी और यह पॉलिटिकल राइट वहां पे जन सहभागिता शुरू करेगी। एक ऐसा प्रोसेस जहां पर लोग अपने अधिकारों की बात करेंगे और अधिकार होंगे कौन से, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। और इस वजह से एक संस्था का निर्माण होगा, वह संस्था कहलाएगी सरकार। और यह सरकार अपने लोगों के द्वारा चुनी जाएगी और उनके लिए काम करेगी।
अब समाज में वो पारंपरिक रूढ़िवादिताओं की जगह पर जो पुरानी सीमाएं हैं वह सीमाएं टूट जाएंगी, कास्ट बैरियर टूट जाएंगे, रिलीजन टूट जाएगा। इसकी जगह पर आपको सोसाइटी में इकोनॉमिकल पॉलिटिकल थॉट्स का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। एक नए तरह के विचार आपको शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। तो सामाजिक गतिशीलता आएगी, लोग जाति, धर्म, परंपरा की सीमाओं से बाहर निकलेंगे और नई सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिस्टम जो है वहां पर देखने को आपको मिलेगा। अब ये सब चीजें तो होंगी, लेकिन आप शहरों में देखते हैं ना कि बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, 300 मकान है, लेकिन पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। दिखने को सब एक साथ दिख रहे हैं, जनसमाज दिखाई दे रहा है, लेकिन सही तौर पे देखा जाए तो ये जनसमाज किसी काम का नहीं है, क्योंकि हर परिवार अकेला है और उस परिवार के अंदर रहने वाले लोग परिवार के साथ रहते हुए भी अकेला महसूस करते हैं। तो जो परंपरागत समुदाय है, ग्राम, जाति, कबीला, वह टूट जाता है और व्यक्ति एक विशाल, अजनबी और मशीनी दुनिया में आ जाता है। यहाँ पर अकेलापन, परायापन, असुरक्षा की भावना, यह सब अनुभव करता है। ये देखिए, आप आज समय देख रहे होंगे समाज में जो ये मास सोसाइटी की प्रॉब्लम ये लगातार फैलती जा रही है और मोबाइल क्रांति ने इस चीजों को और आगे बढ़ा दिया है। अब तो अकेलापन लगातार बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन, ये चीजें आ रही हैं। ऑर्टेगा वाई गॉसेट की बात करें या कॉन हाउरेस की बात करें, इन लोगों ने कहा कि जो आधुनिक युग है इसमें मास सोसाइटी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, इसको हमको डील करना पड़ेगा। तो क्या क्या चीजें हैं? परायापन। अब जा रहे हैं, सुबह उठे 5 बजे, नहाए धोए, खाना पीना खाए, 8 बजे ऑफिस के लिए निकल गए, जाके काम किए, शाम को 6 बजे लौटे, आए, खाए पिए, सो गए। दुनिया से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं। सैटरडे और संडे अपने परिवार के 2 लोगों को लेके चले गए मॉल घूमने, मॉल घूम के वापस आ गए। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप अकेलेपन के शिकार होते जा रहे हो और जब कोई दिक्कत आई आपके आसपास कोई नहीं है देखने का। तो यह जो सिस्टम है इसकी वजह से जो लेबर क्लास है वो काफी परेशान होने लगा। तो औद्योगिक और शहरी जीवन में व्यस्त आदमी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कटने लगता है, सामाजिक जड़ों से कटने लगता है। मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग की सबसे बड़ी समस्या इसी को कहा था। सामाजिक विघटन देखने को मिलता है, परिवार, धर्म, स्थानीय समुदाय बहुत कमजोर होती है। देखिए कहाँ बचा है कॉलोनी से आज के समय में, देखिए आसपास कहाँ समाज है, किसके घर में लोग मेहमान आते हैं, कोई नहीं आता किसी के यहाँ। अब सब चीजें औपचारिक और यांत्रिक हो गई, मशीनी हो गया है। मास साइकोलॉजी हो जाता है, मतलब लोग अपना थॉट छोड़कर क्या करते हैं, जो समाज सोच रहा है वही सोच रहे हैं। देखिए ना सोशल मीडिया में इस समय अगर किसी को गालियां देनी है तो 20 लोग गाली दे रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं क्यों गाली दी जा रही है, लेकिन गाली दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, ये जो पीआर मैनेजमेंट है, अपनी थॉट का खत्म हो जाना है, भेड़ चाल जिसको कहते हैं, वह भेड़ चाल इस समय आपको सोसाइटी में दिखाई देगी। और जब भेड़ चाल होती है ना, जब अपनी थॉट प्रोसेस खत्म हो जाता है, तो वहीं पर फांसीवाद और तानाशाही का जन्म होता है। संचार के माध्यम का अभाव, आप देखिए आज समय सोशल मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा का साधन हो गया है। उपभोक्तावाद, मतलब आप हमेशा देख रहे हैं कि अरे यार ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, ऐसे रह लूं, वैसे रह लूं। एक चीज आप कार खरीद के लाए मान लीजिए, और आपको फिर और बड़ी कार चाहिए। आपने फोन खरीदा किसी कंपनी का, नहीं यार इससे अच्छा ये फोन आ रहा है। मतलब लगातार उपभोक्तावाद, बाजारीकरण जो है वो होता आपको दिखाई दे रहा है। और भ्रामक प्रचार, ये आपको यहाँ दिखाई देगा। एक तरीके से मास मीडिया कल्चर जो है उसने आलोचना को कमजोर कर दिया है। नौकरशाहीकरण और केंद्रीकरण धीमे, देखिए आधुनिक समाज बने तो संस्थाओं का विस्तार तो हुआ, नौकरशाह पैदा तो हुए, लेकिन वह नौकरशाह सिस्टम के द्वारा लोगों को नियंत्रित कर रहे हैं। तो यह नौकरशाह जो है वो मशीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं और यह नियंत्रित करते हैं किसको? आम जनमानस को, अपने अकॉर्डिंग चलवा रहे हैं जनमानस को। तो लोकतंत्र धीमे धीमे कमजोर होता है और जब एलियनेशन बढ़ेगा तो बेरोजगारी, गरीबी, अपराध, असमानता यह भी बढ़ते आपको दिखाई देगी। तो आधुनिकीकरण ने समाज को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, लोकतंत्र, शिक्षा तो दिया, लेकिन इसकी वजह से मास सोसाइटी की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। समाज में अकेलापन, परायापन, भीड़ तंत्र, फांसीवाद, तानाशाह, हर तरह की विचारधारा एक साथ मिल जा रहे हैं और एक अलग तरह का कुजीन, या जिसको आप सलाद कह लीजिए, एक अलग तरह का सलाद बनते आपको दिखाई देगा, जहां पे खीरा, टमाटर, ककड़ी, प्याज सब कुछ मिला हुआ है। और इसकी वजह से किसी के पास अपनी थॉट नहीं है और लोग अपनी पहचान लगातार खोते चले जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बात करते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का समय। कई लोग मानते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में हुआ उसकी आधारशिला
यही प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन ही थी, एक ग्रामीण व्यवस्था जहां पर व्यापारी आते थे, कच्चा माल प्रोवाइड करते थे, कच्चे मालों को सामान में परिवर्तित करते थे ग्रामीण लोग और उसको जाके शहरों में ये व्यापारी वर्ग बेच देता था। ऐसे में इस व्यापारी वर्ग के पास पूंजी का संचय शुरू हुआ। हो क्या रहा था, क्योंकि मध्य यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था थी। अब सामंती व्यवस्था की वजह से जो कृषक दास थे, इनके जीवन खराब होने लगे, इनको सरप्लस का फायदा ही ना मिले, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। तो इस वजह से छोटे छोटे कुटीर उद्योग डेवलप होने शुरू हुए, जहां पर पूरा परिवार काम कर रहा है, कताई, बुनाई, खिलौने बनाना, धागे बनाना, यह सब चीजें यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। और यह कृषक दास, इन लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की आधारशिला रखनी शुरू कर दी। फ्रैंकलिन मेंडल्स नाम के एक समाजशास्त्री थे, उन्होंने इस व्यवस्था को सबसे पहले बताया कि कैसे घरेलू उत्पादन ने एक बाजारीकरण की व्यवस्था की शुरुआत करी। इसीलिए बहुत सारे लोग मानते हैं कि जिन गांवों में प्रोटो इंडस्ट्रियल बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पर बहुत अच्छे तरीके से, और जो यह गांव इन सब चीजों से पीछे छूट चुके थे, वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का प्रभाव बहुत बाद में देखने को मिलता है। तो आप ये मानिए कि यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसके लिए प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिद्धांत आधारशिला माना जाता है कि 16वीं 18वीं शताब्दी के बीच में यूरोप के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन और बाजारोन्मुख, अर्थात जो बाजार की तरफ अपनी ओर को इंगित कर रहा हो, वैसे कुटीर उद्योग स्टार्ट होना शुरू हो चुके थे और इन लोगों ने औद्योगिक क्रांति की नींव रख दी थी। सबसे पहले इस दृष्टिकोण को फ्रैंकलिन मेंडल्स ने 1972 में प्रस्तुत किया था। बेसिकली आप ये मानिए कि ग्रामीण समाज में जो कृषक समाज है, वह घरेलू उद्योग के माध्यम से कताई, बुनाई, धातु कर्म, खिलौने बनाना, ऊन, रेशम, इन सब को बनाना शुरू कर दिया था। अब इसका प्रयोग वह खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, मतलब ये स्थानीय उपभोग का भाग नहीं रहा। यह एक तरीके से जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं, उनकी मांगों की पूर्ति करने लगा। जब आप सेल्फ कंजम्पशन की बात नहीं करते हैं, आप उसको सेल करते हैं, बेचते हैं, तो जब यह प्रक्रिया शुरू होती है तो इसी को कहते हैं कि यह बाजारोन्मुख प्रक्रिया है, अर्थात बाजार की तरफ जाने वाली प्रक्रिया, जहां पर आप बाजार में जाके सामान बेचेंगे। इस वजह से इसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कालखंड कहा जाता है। अगर हम बात करें कि इस समय की व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी, तो पहला तो यही कि ग्रामीण कुटीर उद्योग का विकास हुआ, कि पहले वहां के किसान केवल खेती कर रहे हैं, लेकिन अब उसके साथ साथ वह सूत काटना, बुनाई करना, रंगरेज का काम करना या हस्तशिल्प, यह सब भी करना शुरू कर चुके थे। इनके लिए भाई ये सामान किसके लिए बेचेंगे, तो इनको कच्चा माल तो चाहिए ना, कच्चा माल तो है नहीं इनके पास, ये तो सामान के यहाँ काम कर रहे हैं। तो ऐसे में एक नया वर्ग जो बना था व्यापारियों का, वो व्यापारी इनको कच्चा माल ला के देते थे और जब माल तैयार हो जाए तो उसको जाके बाजार में बेच देते थे। इस तरीके से किसानों को अतिरिक्त आय मिली, वह नगद आय, जिससे वह कृषि की वजह से जो घाटे झेल रहे थे, उस घाटे को यहाँ से मैनेज करते थे। मतलब अब वह पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर नहीं रह गए थे। श्रम का विभाजन हुआ, यहाँ पर घर के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, हर कोई इसमें काम कर रहा है, मतलब उत्पादन की प्रक्रिया में परिवार का हर एक सदस्य शामिल है। बाजार के लिए खेती होने लगी, मतलब स्थानीय खपत से आगे बढ़कर यूरोपीय और एशियाई बाजारों तक सामान पहुंचना शुरू हो चुका था। अब आप ये मुझे बताइए, अगर घर का हर व्यक्ति काम करेगा और पैसा अधिक आएगा, तो क्या जनसंख्या नहीं बढ़ेगी? तो आप देखेंगे 16वीं से 18वीं सदी के बीच में यूरोप में जनसंख्या वृद्धि होती है, बहुत तेजी से होती है। तो जनसंख्या वृद्धि हुई और श्रम का उपयोग शुरू हो गया, क्योंकि खेती से आजीविका तो नहीं मिल रही थी। इसी वजह से श्रम शक्ति ने कुटीर उद्योगों को यहाँ पर सहारा दिया, उसकी पूरी समस्याओं को अपने पास केंद्रित करके उनको फायदा ही पहुंचाया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच में एक लिंक बना, और वह लिंक बने यह व्यापारी, जो कच्चा माल ला के देते थे, तैयार माल बाजार में पहुंचाते थे। और यह जो प्रोटो इंडस्ट्रियल क्षेत्र बने थे, इन लोगों ने एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की नींव रखी, क्योंकि अब यहां से जो हस्तशिल्प था वह धीमे धीमे अब मशीन की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका था। और इसी वजह से मशीनों से सूत काटने की प्रक्रिया जो है वह शुरू हुई। धीमे धीमे मशीन बड़ी होने लगी और उन्होंने औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू करी। इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग था,
उसके बाद पूंजी का संचय हुआ और जो संचित पूंजी थी इन्हीं इन्हीं लोगों ने आगे चल के बड़े बड़े कारखानों को डेवलप करना शुरू किया। तो सीधे तौर पर ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री एक ही रात में बन गई। इंडस्ट्री बनने के लिए एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया है कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलप हुआ, फिर अर्ध शहर बने और फिर शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमको देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि औद्योगिकरण का जो बीज है, जो आधार है, वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही हुआ और यही कारण है, कई लोग मानते भी हैं ऐसा, कि यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति आई थी वो वहां पर बहुत मजबूत थी जहां पर प्रोटो इंडस्ट्री मजबूत था, जैसे कि ब्रिटेन और नीदरलैंड। इसकी आलोचना को लेके बहुत लोग ये बोलते हैं कि जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो हर जगह एक जैसे नहीं हुआ था, इसी वजह से जो इंडस्ट्रियल पीरियड है वो कुछ क्षेत्रों में सीमित रहेगा, धीमे धीमे बाकी शहरों पे ही जो है वो इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और औद्योगिक क्रांति का इकलौता कारण यह नहीं था कि ग्रामीण में अर्थव्यवस्था शुरू हो गई थी। जैसे जेम्स वॉट ने इंजन बनाया, इंजन से मशीनें बननी शुरू हुई, तो उसके अलावा औपनिवेशिक व्यापार शुरू हुआ, अमेरिका के रूट की खोज हुई, इंडिया के रूट की खोज हुई। इसके अलावा अफ्रीका और बाकी क्षेत्रों को उपनिवेशवाद में ढालना शुरू किया यूरोपीय देशों ने। यह सब चीजें भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए बहुत आवश्यक तत्व थी। तो अब आप ये कह सकते हैं कि यह जो औद्योगिक क्रांति है, जब यह आई उसके बाद भी कई गांवों में प्रोटो इंडस्ट्री बनी रही, तो इसको आप संक्रमण काल, ट्रांजिशन फेज कहकर केवल नहीं खारिज कर सकते हैं, इसकी अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भी है। सिर्फ ऐसा नहीं कहिए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए यह कारक जिम्मेदार है। हाँ, एक कारक हो सकता है, लेकिन अन्य कारक भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए बहुत जिम्मेदार यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, यह बात सही है कि जहां जहां पर कुटीर उद्योग अच्छे थे, वहां वहां पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। बात करते हैं रेनेसां की। और ये रेनेसां का नेचर कैसे सेकुलर था, धर्मनिरपेक्ष था। इन दोनों को पहले अलग अलग समझाता हूँ, फिर जोड़ के इसके विषय में समझेंगे। देखिए, रेनेसां अर्थात पुनर्जागरण, आपको पता है कि जो मध्यकाल था यूरोप का, उस मध्यकाल में दो तरह की व्यवस्थाएं थी। एक तो सामंती व्यवस्था थी, लेकिन इसके अतिरिक्त चर्च, इसका भी रोल बहुत ही ज्यादा प्रगाढ़ था पूरे यूरोपीय साम्राज्य में। राजा और चर्च यह मिलकर नियंत्रित करते थे पूरे यूरोप को। अब आपको पता है कि जो पूरा यूरोपीय समाज था वो तीन भाग में डिवाइड था। जहां पे फर्स्ट स्टेट इसको क्लर्जी कहते हैं, सेकंड स्टेट इसको नोबिलिटी कहते हैं, और थर्ड स्टेट जहां पर आम नागरिक रहते थे। यहाँ पर चर्च और नोबिलिटी, सारा नियंत्रण इन्हीं के पास है। और ये लोग क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे। किससे? थर्ड टीयर से या थर्ड स्टेट से। यहां तक कि चर्च को भी टैक्स लेने का अधिकार था। तो मतलब यह है कि समाज में चर्च धीमे धीमे अपनी स्थिति को और मजबूत करता जा रहा था और राजा को उसका नियंत्रण मिला हुआ था। यहां तक कि कई बार चर्च या पादरियों ने राजा को निर्णय लेने के लिए भी दबाव डाला। और यही कारण है कि सोसाइटी में चर्च के खिलाफ एक माहौल बनना शुरू हो चुका था। और इसी समय दुनिया के साथ कनेक्शन भी यूरोप का हुआ, ट्रेडिंग चालू हुई, तो धार्मिक संगीनताएं जो हैं वो धीमे धीमे खत्म होने लगी। और इसके अलावा वहां पर लोगों को लगा कि अब हमें नए विचार की ओर जाना पड़ेगा, तो एक मानव केंद्रित, तर्कशील और धर्मनिरपेक्ष चिंतन वहां पर शुरू हुआ। और यही धर्मनिरपेक्ष चिंतन उस समाज में रेनेसां की नींव लेकर आया। मेनली जो रेनेसां है, इस रेनेसां के पीछे तीन प्रमुख कारण हैं। पहला कारण तो रेनेसां का है, वह है कि वहां पर ट्रेडिंग अर्थात व्यापार की शुरुआत हुई। और व्यापार सिर्फ यूरोप के अंदर नहीं, यूरोप के बाहर भी, और इसे आप सी ट्रेडिंग कह सकते हैं। सेकंड नंबर पे मार्टिन लूथर, इन्होंने जिस तरीके से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म किया, इस रिफॉर्म में परिवर्तन आया। थर्ड जो है वो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। प्रिंट कल्चर ने वहां पर चीजों को बहुत हद तक परिवर्तित किया। और यह तीन ऐसी चीजें हैं जिन्होंने वहां पर रेनेसां की नींव रखी। और इस सब से जुड़कर आगे बढ़ता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसने सामंती व्यवस्था को भी और चर्च व्यवस्था को भी पूरे तरीके से खत्म किया। प्रिंटिंग कल्चर ने तो सबसे अधिक परिवर्तन लाया था पूरे यूरोपीय समाज के अंतर्गत। तो अगर हम देखें तो 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक यूरोप में पुनर्जागरण होता है। यह नवजागरण जो प्राचीन ग्रीको रोमन ज्ञान है, संस्कृति है, उसको दोबारा से जीवित किया। और जो मध्ययुगीन संकीर्णताएं थी या ईसाई चर्च का वर्चस्व था, इसको खत्म किया और वहां पे ह्यूमन सेंट्रिक
रीजनल या लॉजिकल और एक सेकुलर थॉट की ओर अग्रसर किया। आप इसी परिवर्तन को जहां पर राजा और चर्च अर्थात शासन व्यवस्था और धर्म यह दोनों जब अलग हुए, मतलब धर्म का प्रभाव शासक पर नहीं पड़ रहा है, शासक धर्म से अलग होकर डिसीजन ले रहा है, तो इस व्यवस्था को ही हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष उद्घाटन या सेकुलर ओपनिंग। और यह व्यवस्था पूरे यूरोप को बदल के रख दी थी। जैसा हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा करी कि मध्यकालीन युग जो है यूरोप का, वहां पर चर्च और धर्म यह सब कुछ कंट्रोल करता था। मतलब कि सेंटर में है रिलीजन और उसके आउटसाइड जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। मतलब ये हो गया रिलीजन और ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जैसे जैसे रेनेसां हुआ, रेनेसां की वजह से क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अब क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया सेंटर पे और रिलीजन हो गया आउटसाइड, मतलब बाहरी पेरिफेरी के तौर पर हमको देखने को मिलता है क्या, वहां पर रिलीजन। सीधे तौर पर उस समय के समाज में शिक्षा, दर्शन, कला, राजनीति और सामाजिक संरचना यह ईसाई धर्म की रूढ़ियों से प्रभावित थी। व्यक्ति की स्वतंत्रता, तर्कशीलता इसको महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन समय के साथ नए विचार और चिंतन समाज में आने शुरू हो चुके थे। अब इस पुनर्जागरण ने वहां पे मानवतावाद, ह्यूमनिज्म को शुरू किया और इसमें मानव को केंद्र में रखकर जीवन की व्याख्या की जाने लगी। अब मानव ईश्वर का दास नहीं है, जबकि वह तर्क शक्ति और रचनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी को उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि मानव, एक्चुअली एक सिद्धांत चलता था ईसाई धर्म में कि मानव को इसीलिए धरती पर भेजा गया है क्योंकि प्रभु चाहता है कि वह यहाँ पर आके कष्ट भोगे और कष्ट भोग कर वो पवित्र होगा और फिर वापस वो हेवन में आएगा। इस व्यवस्था को अब मानने से मना कर दिया कि ईश्वर के दास व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर मनुष्य स्वतंत्र रूप से विचार कर सकता है। धार्मिक प्रभुत्व को चुनौतियां भी मिलनी शुरू हो गई। चर्च की निरंकुश सत्ता जो है उसको प्रश्नों घेरे में लाया गया। वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन यहाँ पर आना शुरू हुआ। इस वजह से धार्मिक अंधविश्वास का विरोध बढ़ गया। कॉपरनिकस, उन्होंने जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ था कि पृथ्वी सेंटर है इस पूरे यूनिवर्स का, उसको बदल के कहा कि नहीं, ये जियोसेंट्रिक नहीं, हीलियोसेंट्रिक मॉडल है। ऐसे ही गैलीलियो ने, इन्होंने भी चर्च की मान्यताओं का खंडन किया। फिर प्रिंट कल्चर के आने की वजह से कला और साहित्य, इनका धर्मनिरपेक्ष रूप हमारे सामने आना शुरू हुआ। अब धार्मिक विषयों पर ही नहीं, मानव जीवन, प्रकृति, सांसारिक सौंदर्य, इसको भी लिखा जाना शुरू किया गया। दांते डिवाइन कॉमेडी लिखा। इसके अलावा पेट्रॉक, शेक्सपियर जैसे इतिहासकारों ने मानवीय भावनाओं को भी महत्व देना शुरू किया साहित्य के अंदर। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, इन लोगों ने कला को भी अलग तरीके से दिखाना शुरू किया और ह्यूमन सेंट्रिक बिहेवियर इनके रचना में दिखाई देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इनको डिफाइन करना शुरू किया गया। प्राकृतिक घटनाओं को ईश्वर की जगह पर, धर्म की जगह पर, उसके पीछे के जो वैज्ञानिक आधार है उसको बताना शुरू किया गया। तो यह सब चीजें आपको एक धर्मनिरपेक्ष चिंतक के तौर पर दिखाई देता है। वहीं पर मैकियावेली की बात कर दी जाए, रूसो की बात की जाए, मॉन्टेस्क, जॉन लॉक, इन्होंने राजनीति और धर्म को अलग रखना शुरू कर दिया था। और शिक्षण और मुद्रण कला, अब प्रिंटिंग कल्चर आया, लोगों के पास पढ़ने का मौका आया, तो ऐसे में समाज के नए वर्ग तक शिक्षा पहुंची और धर्म निरपेक्ष चिंतन का विकास हुआ। बाकी ईसाई धर्म में मार्टिन लूथर ने जो रिफॉर्म किया उसका भी इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आपने देखा कि कैसे पुनर्जागरण में मानवतावाद, कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीति, शिक्षा, इन परिवर्तनों ने एक तरह की सेकुलर ओपनिंग वहां पर हमको दिखाई। और यही आगे चल के सोशल रिफॉर्म, उसके अलावा साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एक मॉडर्न डेमोक्रेसी, इन सब को बनते हम वहां पर देखते हैं। और यही कारण है कि पुनर्जागरण के बाद यूरोपीय देशों की वृद्धि अभूतपूर्व हमको दिखाई देती है। टॉपिक है कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करता है, उससे लाभ कमाता है, मतलब वो जोखिम उठाता है। तो जो भी जोखिम उठाएगा उसे आप एंटरप्रेन्योर कहेंगे। तो यह जो उद्यमी है, इसका रोल मध्यकालीन यूरोप को आधुनिक कालीन यूरोप में कन्वर्ट करने में बहुत बड़ा रहा है। इन्हीं की वजह से यूरोप में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन्होंने जोखिम उठाया, इन्वेस्ट किया, उससे लाभ कमाया और इस वजह से पूरा यूरोप आपको बदलते दिखाई देगा। इन लोगों ने
जो छोटे छोटे ट्रेड थे उससे पैसा कमाना शुरू किया, फिर उस पैसे का उपयोग करके वहां पे नई इंडस्ट्रीज लगाई, और उस इंडस्ट्रीज की वजह से वहां पे लेबर क्लास आया, और लेबर क्लास ने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने की वजह से लाभ हुआ, और उस लाभ से इन लोगों ने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कैपिटल एंटरप्रेन्योर जो मध्य युग था या मध्यकालीन युग था, वहां पर सामंती व्यवस्था इनको खत्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो अब क्या है कि भाई अगर आप आधुनिक इतिहास को देखेंगे तो पूंजीवादी उद्यमी इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। 16वीं से 19वीं शताब्दी के यूरोप में इन लोगों ने अपने पैसे से निवेश किया, और उसकी वजह से उत्पादन हुआ और टेक्नोलॉजी वो आगे बढ़ती चली गई। नॉर्मली उद्यमी वही व्यक्ति होता है जो जोखिम उठाता है अपनी पूंजी पर, उस पर निवेश करता है और फिर लाभ कमाता है। मतलब नए आर्थिक अवसर आपको यहाँ पे बनते अवश्य दिखाई देंगे। इनकी संकल्पना क्या होती है? इनकी संकल्पना यह होती है कि अगर कभी भी कोई, जिसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसमें चार चीजें होती हैं। पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, और चौथा एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चार लोग होते हैं। अब आप देखिए, लैंड, लेबर और कैपिटल, यहां पर तीन तरह के खर्चे होते हैं। खर्चे कैसे? लैंड के बिहाफ में आपको रेंट पे करना है, लेबर के बिहाफ में आपको वेज देना है, कैपिटल के बिहाफ में आपको इंटरेस्ट देना है। यह जोखिम कौन उठाएगा? यह जोखिम उठाता है एंटरप्रेन्योर। और यह एंटरप्रेन्योर यह तीनों चीजों में खर्च करके क्या कमाता है? लाभ या प्रॉफिट। तो इस तरीके से वह इन तीनों को संगठित करता है। तो सीधे तौर पर उद्यमी या एंटरप्रेन्योर वह है जो भूमि, श्रम और पूंजी इसको संगठित करता है, और उसकी वजह से प्रोडक्शन होता है, और वह प्रोडक्शन वह लाभ के तौर पर अपने पास रखता है। तो बात यही है कि जो नवाचार या इनोवेशन होता है उसके पीछे उद्यमी का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वह नए उत्पाद, नई तकनीक, नए बाजारों का सृजन करता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में जो उद्यमी है वह सिर्फ व्यापार करने के लिए नहीं आया है, वो लगातार जोखिम बढ़ाते जाता है, प्रतिस्पर्धा करते जाता है, नए अवसर तलाशते जाता है, और क्या कमाता है? लाभ कमाता है। अगर हम बात करें पूंजीवादी उद्यमी की विशेषताओं की, तो पहला तो आपको पता है नवाचार या इनोवेशन, कि वो नई तकनीक अपनाता है, नई विधियों को विकसित करता है, और नए उत्पादों को बाजार में पहुंचाता है, या फिर नए बाजार का निर्माण करता है। जैसे औद्योगिक क्रांति के दौरान आपने देखा वस्त्र उद्योग, कोयला, लौह इस्पात उद्योग, यह सब इकट्ठा हुए। सोचिए, अगर आपको इस्पात या स्टील बनाना है लोहे से, तो आपको कोयला चाहिए, तो कोयला में खनन एक अलग हो गया। लौह आपका आयरन हो गया, वहां भी खनन हुआ, लेकिन इस्पात के लिए आपको इंडस्ट्री चाहिए। उस इस्पात का उपयोग करके वो मशीन बना रहा है, मशीन से फिर कपड़े बना रहा है। तो मतलब कई चीजों को आपस में इंटरलिंक्ड करते आपको उद्यमी या एंटरप्रेन्योर दिखाई देगा। सेकंड है, यह जोखिम उठाता है। मतलब कि अपना पैसा खर्च करता है। भाई अपना पैसा कौन खर्च करना चाहेगा? हर कोई सेविंग चाहता है, लेकिन यह अपना पैसा खर्च करके वहां से कमाना चाहता है, तो यह लाभ कमाता है जोखिम उठाकर। तो एक अनिश्चित लाभ के लिए यह वर्तमान में अपनी पूंजी का निवेश करता है, और जो लाभ कमाया उसको पुनः निवेश करता है, जिससे और फायदा होता है। तो यह प्रक्रिया पूंजीवादी व्यवस्था को गतिशील बनाती है। तो यह पूंजी का संचय की जगह पर पूंजी का इन्वेस्टमेंट करता है, संगठन करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यह इन तीनों चीजों को जोड़ता है। तो यह श्रमिक, पूंजी, कच्चा माल, इनको जुटाकर उत्पादन का संचालन करता है, और सामाजिक श्रम विभाजन और दक्षता में अच्छा खासा परिवर्तन लाते आपको दिखाई देगा। लाभ प्रेरणा है तो मैंने पहले ही बताया कि उद्यमी का एकमात्र लक्ष्य होता है कैसे भी करके पैसा कमाया जाए, तो अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए यह काम करता है। और इस वजह से प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन की भावना जन्म होती है। जब कंपटीशन आएगा तो नए उत्पादन आएंगे, नए नवाचार होंगे। मतलब सीधे तौर पर कि अगर एंटरप्रेन्योर बढ़ रहा है तो आपकी कंट्री डेवलप्ड स्टेट की ओर बढ़ती जाती है। अगर हम इतिहास में देखें तो पहला तो व्यापारिक पूंजीवाद है, जहां पर सी ट्रेड के सहारे, नए बाजारों के सहारे एक नया व्यापारी वर्ग उभरा, और इस व्यापारी वर्ग ने पूंजीवादी उद्यमिता को बढ़ावा दिया। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लें, चाहे हम डच की, फ्रेंच की, यूके की, कहीं की भी बात करें, इन लोगों ने
खोज यात्राएं शुरू करी, सी ट्रेडिंग शुरू करी, नए रूट खोज, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस की बात कर लें, वास्को डी गामा की बात कर लें। इन लोगों ने अमेरिका और भारत के लिए सी रूट का डेवलपमेंट किया था। यहां से पैसा कमा के यहाँ पे खर्च किया तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। यह भी काम उद्यमियों ने किया। तो वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, कोयला, परिवहन, इन लोगों में आप देखें कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन लोगों ने इन्वेस्ट किया, ना कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, और ऐसे में औद्योगिकरण को गति मिलती है, आपको दिखाई देगी। अब इन लोगों ने नई व्यवस्था का शुरू किया। भाई जब पैसा इकट्ठा होगा तो कहीं रखोगे नहीं, थोड़ा घर में मटके में डाल के रख दिए। तो यहां से बैंक और वित्तीय संसाधन बनने शुरू हुए। जैसे अर्ली फॉर्म में आप जॉल्वरिन देख सकते हैं, जॉल्वरिन, जो कि कहाँ था, जर्मनी में था, 1830 में बना था। और यह कैसा था, यह पहला ऐसा संघ आप देखेंगे जो कि बात करता है कि एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए, वेट मेजरमेंट कॉमन होना चाहिए, ट्रेड रूट होना चाहिए, इसको लेकर बात करनी शुरू की थी। इन लोगों ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए भी पूंजी जुटाई, वहां से भी लाभ कमाया और नए लोगों को लोन देकर नया बिजनेस जो है वो शुरू करवाया। लेकिन इनके ऊपर आरोप भी लगते हैं भाई औपनिवेशिक शोषण के। आप देखा, ये भारत हो गया, लैटिन अमेरिका, यूरोप, यहाँ पर बहुत शोषण किया है इन लोगों ने, क्योंकि यहाँ से कच्चा माल ला के अपने लाभ के लिए लोग काम किया करते थे। तो ऐसे में यूरोप का पूंजीवादी वर्ग बहुत मजबूत होता आपको दिखाई देगा। अगर इनकी आलोचना की बात करें तो सीधे तौर पर श्रमिक वर्ग का शोषण इन्होंने किया है। केवल लाभ कमाने के चक्कर में लेबर्स के लिए कम वेजेस देते थे, कम पैसा देते थे। जो वर्किंग कंडीशन थी वह वर्किंग कंडीशन बहुत बुरी हुआ करती थी। उसके अलावा जो वर्किंग आवर थे वो भी बहुत अधिक होते थे। इस वजह से जो वहां पर श्रमिक वर्ग था वो लगातार सप्रेस होता जा रहा था। इस वजह से मार्क्सवादी दृष्टिकोण शुरू हुआ कि पूंजीपति केवल लाभ के लिए काम करता है और श्रमिकों का केवल शोषण करता है। इस वजह से इन पूंजीवादी उद्यमिता ने केवल आर्थिक असमानता और साम्राज्यवाद को ही जन्म दिया है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है हमारा कि पूंजीवादी उद्यमी या आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था की रीढ़ हैं। आप जो भी सिस्टम देख रहे हो, इन्हों का देख रहे हो, चाहे आप एलन मस्क की बात करें, मुकेश अंबानी, अडानी या बाकी जो कंपनियां हैं, इन लोगों ने नवाचार तो किया है ना, जोखिम भी उठाया है। हाँ, पूंजी संचय अवश्य किया है, लेकिन इसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुआ है। आधुनिक उद्योग बनते आपने देखे हैं। शोषण का आरोप लगा है, जैसा मैंने बताया कि लो वेज, बैड वर्किंग कंडीशन और लॉन्ग वर्किंग आवर जो है, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी और इन्होंने शोषण करके पैसा अपने पास रखा है। शायद इसी वजह से जो साम्यवाद की अवधारणा है उसकी शुरुआत आपको दिखाई देगी लगभग 19वीं सदी के मध्य से। लेकिन हाँ, इन लोगों ने आधुनिक विश्व की आर्थिक संरचना और औद्योगिक प्रगति में निर्णायक भूमिका निभाई है। इस वजह से कई लोग जो हैं वो उद्यमी बनना चाहते हैं। तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि आधुनिक युग का निर्माण करने में पूंजीवादी उद्यमियों का सबसे बड़ा रोल रहा है।